हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परीक्षा यार अकेडमी। हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख रहे हैं। हमारा 5 प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 6वां प्रीवियस ईयर आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, सीटेट का जो पेपर हो रहा है वो पूरा प्रीवियस ईयर बेस पर ही हुआ। जो हमारा सिलेबस उसके अनुसार ही सिर्फ क्वेश्चन जो हो रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम है। और कुछ क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, रिपीट भी हो रहे हैं दोस्तों। तो हमें अब क्या करना है, सिर्फ ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, साथ में प्रीवियस के साथ में हमें सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है और हमारा आराम से हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं मोटिवेशन आज का हमारा क्या है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, छोटी छोटी जैसे होता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हमें दिन प्रतिदिन डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। अगर हम पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि वो एक परिवर्तन ला देगा। तो दोस्तों हाँ, इसके साथ साथ हमें क्या करना है, निरंतर प्रयास करते रहना। तब सफलता के लिए निरंतर प्रयास करते रहना है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो 6वां है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, दीनू अपना मसालों का कारोबार शुरू करता है। दीनू अपना मसालों का कारोबार शुरू करता है। वह 10 किलो हल्दी पाउडर, 8 किलो लाल मिर्च पाउडर और 15 किलो धनिया पाउडर खरीदता है। वह प्रत्येक मसाले के 20-20 ग्राम के पैकेट, कितने 20-20 ग्राम के पैकेट, छोटे पैकेट बनाता है। उसने बेचने के लिए मसालों के कितने छोटे पैकेट तैयार किए। तो छोटे पैकेट कितने तैयार किए वही हमें बताना है। पहले जोड़ लेते हैं कितना किलो में हो रहा है। देखिए 10 किलो हल्दी है, 8 किलो ये है, 18 हो जाएगा। 18 किलो और 15 किलो धनिया है, हो जाएगा 33 किलो। 20-20 ग्राम के छोटे पैकेट क्या कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं। ये हमारा किलो में है, तो इसको कन्वर्ट हम लोग कर लेंगे ग्राम में। तो ये हो जाएगा 33,000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो ये हो जाएगा 33,000 ग्राम। 20 ग्राम की पैकेट करना है तो 20 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 2 एके 2, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 जीरो जीरो। तो कितनी पैकेट बनेगा, 1650। देखिए किस ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन सी में 1650 है। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चार्ट है स्कूल के शिक्षकों के द्वारा लंबाई का भार दर्शाता है। क्या दर्शाता है, लंबाई का भार दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है। एक स्कूल का चार्ट है शिक्षकों द्वारा बनाया गया, जिसमें क्या कर लंबाई का जो क्या है वो भार, लंबाई और भार को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यही बताना है। ये देखिए एक चार्ट बना हुआ है, इसी के अनुसार इसको देखना है। विनीत सबसे लंबा है। विनीत क्या है, सबसे लंबा है। पहली बात कौन किसकी कह रहा है, विनीत सबसे लंबा है, परंतु उसका भार अमन से कम है। अब विनीत का देखते हैं। विनीत हमारे 6 फीट 1 इंच के। हाँ, पहली कंडीशन सही हो रही, लेकिन उनका भार अमन से कम है। अमन का भार 67 किलो हो, इनका 72, तो क्या हो जाएगा, ये गलत है। दूसरा है, रोहिणी की लंबाई कविता की लंबाई से 6 इंच कम है। अब देखिए रोहिणी कहाँ है, रोहिणी की लंबाई 4 फीट 10 इंच है। और अगला क्या, कविता की 5 फीट 2 इंच, कितना है, 4 इंच का फर्क है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। जबकि कितना का 6 इंच कम है, जबकि कितना है, 4 इंच ही कम है। राधिका और विनीत के भारों का योग। राधिका और विनीत, राधिका का भार कितना है, 55 किलो 50 ग्राम। विनीत का भार है 72 किलो 500 ग्राम। 55 किलो 500 ग्राम, 72 किलो 500 ग्राम, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 128 किलो। दोनों का भार कितना हो गया, 128 किलो। उसके बाद कह रहे हैं अमन और कविता के भारों से कम है। अब अमन का भार कितना है, 67 किलो, कविता का भार है 60 किलो, तो ये हो जाएगा 127 किलो। कम कहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। जबकि क्या है, ज्यादा है 1 किलो। रोहिणी का भार कविता के भार का 3/4 है। अब देखते हैं रोहिणी का भार कितना है। रोहिणी का भार है 45 किलो, कविता का है 60 किलो। अब देखो निकालते हैं, 60 गुणे 3/4 करेगा 45 आएगा, तो सही हो जाएगा। 60 गुणे 3/4, 4 के 4, 4 पंचे 20, 15 तिहाई 45। तो ये कंडीशन क्या हो जा रही है, सही हो जा रही है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, सही। रोहिणी का भार कविता के भार का 3/4 गुना है, 3/4 है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 समबाहु त्रिभुज है,
एबीसी और पीक्यूआर के परिमाप 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। उनके अंताकोणों के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, पहले देखिए दोस्तों जान लेते हैं समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी समान भुजाएं क्या हो, बराबर हो। सम मतलब बराबर, भुजा मतलब भुज, बाहु मतलब हो जाएगा भुजा, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। अगर सभी भुजाएं बराबर होगी तो प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, 60 अंश का होगा। चलिए देखते हैं कंडीशन क्या कह रहा है इसमें। पहला है त्रिभुज एबीसी प्रत्येक अंतःकोण त्रिभुज पीक्यूआर के प्रत्येक अंतःकोण से कम है। नहीं, त्रिभुज पीक्यूआर प्रत्येक अंतःकोण त्रिभुज एबीसी के प्रत्येक अंतःकोण का आधा है। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर के अंतःकोण बराबर हैं। हाँ, त्रिभुज पीक्यूआर का प्रत्येक अंतःकोण त्रिभुज एबीसी के प्रत्येक अंतःकोण का दुगुना है। देखिए ये सब कंडीशन गलत हो जाएगी। हमारा त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर के अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर। अगर कहा है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसकी समान भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो प्रत्येक जो कोण कितने अंश होगा, 60 अंश का। 60 अंश का इसका भी होगा, 60 अंश का इसका भी होगा, तभी समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दी हुई निम्नलिखित आकृतियों में से वे आकृतियां जो आधा घुमाने पर भी बिल्कुल पहले जैसी दिखेगी, कौन कौन सा होगा? देखिए समबाहु त्रिभुज अभी देखे हैं, जिसकी समान भुजाएं बराबर हो, देख लेते हैं समबाहु त्रिभुज। अगला क्या है, वर्ग। और क्या है, आयत। उसके बाद क्या है, समांतर चतुर्भुज। ये हो गया समांतर चतुर्भुज। देखते हैं कंडीशन, केवल वर्ग। अगर इसको एक आधा घुमाना मतलब क्या करना, 180 अंश पे घुमाना है। 180 अंश पे अगर घुमाएंगे, देखेंगे उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, कौन कौन सेम दिखेगा, कौन में डिफरेंस हो जाएगा। देखिए इसको घुमाएंगे, इसकी आकृति ऐसी हो जाएगी। 180 अंश घुमाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। वर्ग है, वर्ग तो सेम ही रहेगा वैसे। त्रिभुज, ये आयत है, ये भी ऐसे रहेगा। इसको घुमाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा, ऐसा ही रहेगा। अब देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, केवल वर्ग और आयत। तीसरा है समबाहु त्रिभुज को छोड़कर सभी आकृतियां। चौथा है केवल समबाहु त्रिभुज। तो देखिए सब तो चेंज हो जा रही है, ये भी हो जा रही है, वर्ग, आयत और समांतर चतुर्भुज। लेकिन क्या हो रहा है, समबाहु त्रिभुज नहीं हो, ये अपोजिट हो जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है, पहली और अंतिम संख्याओं का योग क्या है? 5 क्रमागत है, इसका मतलब ये क्रमागत औसत 15 हो जाएगी, 14 और 13, 16 और 17, टोटल 5 संख्या हो गए। पहली और अंतिम पूछा, पहली और अंतिम 13 और 17 मिला करके हो जाएगा 30। देखते हैं 30 किस ऑप्शन में है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशाल एक बार खाना बनाने में 30 ml तेल का प्रयोग करता है, वह दिन में 3 बार खाना पकाता है। अगर एक बार में 30 ml 3 बार बनाएगा, कितना यूज करता है, 90 ml। यदि वह 4 सही 1/2 महीने पकाता है, मतलब 4.5 महीने पकाता है, तो वह कितना तेल प्रयोग करेगा? 1 महीने बराबर दिया हुआ है 30 दिन। 1 महीने बराबर अगर 30 दिन है, 3 चौक 12, 120 दिन प्लस 15 दिन और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 135। तो 90 गुणे 135 अगर कर देंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा 900, पहले 0 के 9 5 45 के 5, 9 त्रिक 27, 27 4 31, 3 9 के 9 3 12, तो हो जाएगा 12,150। ये तो ml में हो जाएगा। इसको 1000 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 12 लीटर 150 ml। देखिए किस ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन डी में 12 लीटर 150, हमारा ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, छुट्टी के दिन मैरी जो है सुबह 9 बजे उठती हैं और दोपहर 2 बजे भोजन करती हैं। उनकी घड़ी में सुइयों द्वारा उपरोक्त दोनों समय बनाए गए क्रमशः कोण निम्नलिखित में से कौन से हैं? मतलब जब वो 9 बजे उठ रही हैं तो कौन सा कितना कोण अंश का कोण बनेगा, और जब वो 2 बजे भोजन कर रही हैं तब कितने अंश का कोण बनेगा, वही कहा है। अब इसमें बताया न्यून कोण सम कोण, पहला न्यून कोण बनेगा, दूसरा सम कोण, रिज कोण, अधिक कोण, सम कोण या न्यून कोण। अब देखिए 9 बजे जब उठ रही है तो कितने अंश का कोण बनेगा, ये 90 अंश का कोण बनता है, वो क्या करता है, हमारा सम कोण। अब देखिए पहला ऑप्शन हमारा सम कोण इसमें है और इसमें है, ये दोनों गलत हो गया। अब देखिए हमने एक बताया था पूरा 360 डिग्री होता है, 360 अंश होता है,
तो 360 को अगर 12 से भाग देंगे तो प्रत्येक घंटा कितने अंश का हो जाएगा? 30 अंश का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 बज रहा है, 30 अंश और 30 अंश कितना हो जाएगा? 30 अंश और 30 अंश मिलकर हो जाएगा 60 अंश। तो ये कितने अंश का बनना है? 60 अंश, ये हो जाएगा 90 अंश। अब देखिए इसमें कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही है? सम कोण, रिज कोण, सरल कोण नहीं है, सरल कोण 180 अंश का होगा, वो नहीं होगा। नियन कोण, नियन कोण क्यों इसलिए होगा? नियन कोण उस कोण को कहते हैं जो 0 से लेकर के 90 से कम, 0 से 90 के बीच के जो कोण होते हैं वो हमारे नियन कोण कहलाते हैं। तो हमारा ये कौन सा हो जाएगा? नियन कोण। इस आधार पे हमारा ऑप्शन जो है सम कोण और नियन कोण, यही क्या हो जाएगा? सही। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों लेकिन ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें देखिए न्यून कोण भी दिया है और सम कोण। हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, पहले देखेंगे उसे तुरंत, लेकिन हमें क्या करना है, ध्यान से पहले 9 बजे वाला करना है, उसके बाद फिर 2 बजे करना है। उस आधार पर क्या हो जाएगा? सम कोण और न्यून कोण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेखा कागज मोड़कर घन बनाना सीखती है, कागज को मोड़ करके घन बना सीखती है। वह 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 12 घन बनाती है। अब उसे सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा चाहिए। इस बड़े डिब्बे का आयतन कितना होगा? आयतन ज्ञात करना है, आयतन कितना होगा ताकि सभी छोटे घन उसमें बिना खाली जगह छोड़े पूरी तरह आ जाए। अब देखिए 10 का अगर घन करेंगे, 10 का क्यूब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। उसमें 12 से गुणा कर देंगे। अगर 12 डिब्बे बना रही हैं तो 12 गुणे 1000 बराबर हो जाएगा 12000 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए हमारा किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में जो है हमारा 12000 घन क्यूब, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरल संपर्क क्रांति ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 30 अक्टूबर 2021 को 13:10 पर छूटती है, 13:10 पर छूटती है और 1 नवंबर 2021 को 3:20 पर कोचुवेली पहुंचती है। यात्रा का कुल समय बताना है। अब देखिए पहले क्या 30 अक्टूबर देख लेते हैं कि 30 अक्टूबर को कितनी चली है? 30 अक्टूबर 13:10 पर छूटती है। अब 24 घंटे से इसको माइनस करेंगे, 24 घंटे से माइनस कर लेते हैं 13:10। ये हो जाएगा 50 मिनट, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, 10 घंटा और 50 मिनट। तो इसमें हो जाएगा 10 घंटा 50 मिनट कब हो जाएगा? 30 अक्टूबर को। अब देखिए अक्टूबर है, अक्टूबर कितने का मंथ होता है? 31 का। तो इसमें 31 अक्टूबर को पूरा 24 घंटा मिलेगा। उसके बाद 1 नवंबर को वो 3:20 मतलब 3:20 पहुंचे तो 1 नवंबर हो जाएगा 3:20। सबको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 0, 5, 2, 7, 4, 3, 7 और 2, 1, 3, 37 घंटा 70 मिनट। अब देखिए मिनट को चेंज कर लेंगे, 70 मिनट होता नहीं, इसको चेंज कर लेंगे घंटे में, तो ये हो जाएगा 38, ये हो जाएगा 37 और 1, 38 घंटा 10 मिनट। अब देखिए किस ऑप्शन में है? इसमें 38 घंटा 10 मिनट किस में है? ऑप्शन सी में हमारा क्या हो जाएगा? 38 घंटा 10 मिनट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, निम्नलिखित संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या है? पहले जानेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 1010, 1101, 1001 और 1011। सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? ये दोनों का अंतर निकालना है। एक में से एक गया 0, ये हो जाएगा 0 में से 0 जाएगा 0, 1 में से 0 जाएगा 1, 1 में से 1 गया 0। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 100 ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन डी में, यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, अगली संख्या क्या ज्ञात करना है। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? देखिए ये क्या है? 2, 1 क्या हो रहा है? आधी हो रही है, 2 का आधा है 1, 1 का हो जाएगा हाफ, हाफ का आधा हो जा रहा है 1/4। 1/4 का अगर आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/8। 1/4 का आधा कैसे होगा? 1/4 गुणे 1/2 बराबर 1 का गुणा 1 मुझे 1, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा? 1/8। हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है,
फलों की मूल सूची नीचे दी गई है, ये मूल सूची दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नहीं है दोस्तों, उसको हाईलाइट आपको हमेशा कर लेना है, उससे क्या होगा, हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाते हैं। तो नहीं को हाईलाइट कर लेंगे तो हमारे क्वेश्चन जो हो जाएंगे सही रहेंगे। पहले कंडीशन क्या करें, पहले क्या ऑप्शन दिया, केले और अमरूद का कुल मूल्य, केले और अमरूद का कुल मूल्य आम के मूल्य से अधिक है। अब पहले केले और अमरूद का मूल्य देखते हैं। केले का मूल्य कितना है, 60, अमरूद का है 45। केला अमरूद पूछा हुआ है ना, 60 और 45, 105 हो जाएगा। किससे अधिक है, आम का, तो आम का 75, तो ये बात तो सही है, तो ये तो क्या हो जाएगा, सही कहा है, जबकि क्वेश्चन में नहीं पूछा है। अगला है प्रति केजी संतरे का मूल्य, संतरे का मूल्य आम के मूल्य का 3/4 है, 3/4। अब देखिए पहले संतरे का मूल्य कितना है, 50 रुपए, और आम का कितना है, 75, 3/4 हो रहा है, 75 गुणे 3/4, तो ये हो जाएगा 4 एके 4, 3 बचेगा, 4 8 32, 18 3 54, मतलब कि लगभग 54 और 54 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, अब हमारा आंसर कितना है, 75 आ रहा सीधे सीधे, तो ये तो हमारा ऑप्शन देखिए ये सही नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, इक्वल तो नहीं होगा, तो यही कंडीशन क्या हो रही है, गलत है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी जो है वही सही हो जाएगा। आगे देखने की क्या जरूरत है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि यही सही हो गया, आप छोड़ देते हैं इसको आगे। क्वेश्चन नंबर 13 का है 24.4 गुणे 5 माइनस 90 प्लस 5 माइनस 25 गुणे 5 गुणे 4 का मान। अब देखिए इनको बॉडमास यूज करना है, अब बॉडमास यूज करना है, चलिए हम यही पे कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, भाग करें, देखिए यहां पर भाग है, ये पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, ये हो जाएगा, भाग करेंगे तो हो जाएगा 18 5 90, बाकी -5 गुणे 24.4 माइनस 25.5 गुणे 4। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इसका गुणा हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 पंचे 20 के 0, 2 4 4 5 चौक 20 के 0, 2 बचेगा, 5 20 और 2 22, 5 दूनी 10 और 2 12, 122 हो जाएगा, -18 माइनस, अब गुणा कर लेंगे, 4 पंचे 20 के 0 बचेगा 2, 4 पंचे 20 और 2 22, 4 पंचे 20 और 2 22, 4 दूनी 8 और 2 10, ये हो जाएगा 102। अब देखिए 122 और ये इसको पहले जोड़ लेते हैं या फिर इसको घटा लेंगे, जैसे भी 122 माइनस इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 120, घटा लेंगे कितना बचेगा, 2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। हमारा ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन सी में, यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 99,090 और 90,990, 90,099 के योग में क्या घटाया जाए कि परिणाम 2,50,000 हो जाए। पहले इसको हम जोड़ लेते हैं, देखिए 0 0 और 9, ये हो गया 9 हमारा, 9 9 18 और 9 27 के साथ हासिल बचेगा 2, 2 और 9 11, 11 के 1 हासिल बचेगा 1, 9 और 1 हो जाएगा 10, 10 हो गया, बचेगा 1, 9 9 18 27, 27 और 1 कितना हो जाएगा, 28। 2,80,179 है। अब इसमें क्या घटाया जाए कि इतना प्राप्त हो जाए, 2,50,000 घटा देते हैं। जब ये घटाएंगे 9 माइनस 0 7 1 0, 8 में से 5 जाएगा, बचेगा 3, ये 0 जाएगा। 30,179 हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है, वही क्या हो जाएगा, सही। दोस्तों देखिए ऑप्शन जो है कंफ्यूज करने के लिए है, देखिए इसमें सेम वही ऑप्शन में दिया हुआ है, हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, इसे टिक करके आगे बढ़े, लेकिन नहीं, हमें आराम से करना, सोच समझ करके क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो इस आधार पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, 25 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली में लिखा जाता है। दोस्तों संख्या प्रणाली दो तरीके से होती है, एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है, एक इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम जो होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ होता है। और उसके बाद हमारा जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है उसको हम लोग इंग्लिश में कहा जाए 1, 10, 100,000, 100,000, 10 लाख,
लाख की जगह वहां पे क्या हो जाएगा, मिलियन ट्रिलियन स्टार्ट हो जाता है, मिलियन ट्रिलियन 100 ट्रिलियन ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इसको क्या करना है, 25 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली में लिखा जाता है 25 करोड़, 2 करोड़ 50 लाख, 25 लाख या फिर 2,50,000। अब देखिए इसको अगर हम लोग 25 मिलियन को लिखेंगे, मतलब 25 मिलियन, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, तो 25 मिलियन बराबर हो कितना हो जाएगा, 250 लाख। 250 लाख में क्या हो जाएगा, 2 करोड़ और 50 लाख। तो हमारा ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन बी में क्या है, 2 करोड़ 50 लाख, यही क्या हो जाएगा सही। क्योंकि दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है संभावित है इस टाइप के आने के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा पेडागोजी स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में न्यून उपलब्धि के प्रति योगदान देने वाला कारक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता कहा है दोस्तों, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हो सकता है, शिक्षार्थी के बारे में शिक्षक की धारणाएं ये हो जाएगा, निर्देशी भाषाएं ये भी हो सकता, लैंगिक भेदभाव ये क्या हो जाएगा, पूर्वानुभव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा भेदभाव हमको क्या करना है, नहीं करना है, लैंगिक भेदभाव पूर्वानुभव जो है उसका हमको नहीं करना है। इस आधार पर क्या हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता को हमको नहीं करना है, और ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं पूछा है तो यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए बात हो रही है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है, नहीं पूछा है। सिद्ध कीजिए कि 1/3 2/6 के समान है। अगला है क्रम ADG में अगले अक्षर को पहचाने। तीसरा है यदि एक बस में 40 बच्चे बैठ सकते हैं, 3 बसों में कितने बच्चे बैठ सकते हैं। दर्शाइए कि 2 गुणे 3 3 गुणे 2 के समान है। तो दोस्तों कक्षा 3 की बात हो रही है। अब कक्षा 3 में देखिए ये अक्षर को पहचानने से संबंधित हो सकता है। अगला अक्षर कौन सा होगा, ये हमारा क्या पैटर्न से संबंधित है, ये हो जाएगा। अगला क्या है, 3 बसों में कितने बस, ये देखिए ये भी हो जाएगा। एक बस में इतने बढ़े और 3 बस में कितने बढ़े, गुणा संबंधित हो जाएगा। उसके बाद अगला है दर्शाइए कि 2 गुणे तो ये भी क्या है, समान है, गुणा, ये भी हो जाएगा। अब देखिए कक्षा 3 में तो हमें प्रूफ तो करना नहीं है, सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध करना तो नहीं है, वहां पे हमें सीखना है पहले, व्यवहारिक सिद्ध करना जो है हमारा आगे क्लास में होगा। कक्षा 3 के में ये सब तो होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन जो ए है वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है विभाजन पर परिचयात्मक कक्षा में उपयोग करने के लिए किसी शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है। क्या करना है, विभाजन 10 का 2 से विभाजित करने का क्या अर्थ है। यदि मैं 100 पुस्तकों को 3 लोगों में बांटने की कोशिश करूं तो मेरे पास कितनी पुस्तकें रह जाएंगी। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को पूरा करने में 10 दिन लगाता है तो एक दिन में कितना कार्य पूरा होगा। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, अभी तो नहीं है। आगे देखते हैं, अपनी माँ के पास 9 पेंसिलें हैं, वह आपको और आपके भाई और आपकी बहन को बराबर बराबर पेंसिलें देना चाहती है, तो आपको कितनी पेंसिलें मिलेगी। दोस्तों हमें जो है बच्चों को व्यवहारिक रूप से बताना है, जिससे क्या हो वो समझ सके, उनके आधार पर, जिस आधार पर वो समझ सके उस आधार पर अगर व्यवहारिक रूप से समझाएंगे तो वो समझ में आ जाएंगे। बाकी जो ऑप्शन है वो तो क्या है, व्यवहारिक नहीं, लेकिन सबसे व्यवहारिक ऑप्शन हमारा क्या है, अपनी माँ के पास। वो खुद फील करेगा कि हाँ मेरी माँ के पास 9 पेंसिलें हैं, वो 3 लोग को बांट रही हैं, एक एक करके तीनों लोग को देंगी, फिर एक एक करके तीनों लोग को देंगे, फिर एक एक करके तीनों। इस तरह से हमें क्या हो जाएगा, विभाजित भी हो जाएगा और हमें ज्ञात भी हो जाएगा। तो वो क्या व्यवहारिक रूप से करेगा तो बच्चा जल्दी सीखेगा। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थी की विफलता, मतलब कि कोई बच्चा अगर फेल हो रहा है का मुख्य कारण है कि हमारा आकलन प्रक्रिया, हमारे आकलन में क्या कमियां हो रही हैं। ऑप्शन ए है रचनात्मक आकलन को योगात्मक आकलन से अधिक महत्व देती है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ प्रश्नों की सम्मिलित करती है, नहीं, बच्चों के चिंतन के गणितीकरण और क्षमताओं की तुलना में कार्यविधिक ज्ञान एवं तथ्यों पर बल देती है, पुनः स्मरण पर आधारित प्रश्नों की तुलना में समस्या समाधान पर बल देती है। ये नहीं होगा, देखिए ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं। हमारा ऑप्शन सी जो है बच्चों के चिंतन के गणितीकरण, मैथमेटाइजेशन और कैपेसिटी की तुलना में कार्यविधिक ज्ञान और तथ्यों पर क्या करती है, बल देती है। तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो हो जाएगा वही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है श्री राजू अपने कक्षा 3 के छात्रों में
संख्यात्मक समझ विकसित करना चाहते हैं, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगा? कंचों से भरी एक बरनी, बरनी मतलब क्या होगा? जार। जार लेकर छात्रों से अनुमान लगाने कहें कि उसमें कितने कंचे हैं। छात्रों से एक एक सीढ़ी गिनते हुए चढ़ने को कहें। विद्यालय में कक्षाओं की संख्या के आधार पर छात्रों से पूरे विद्यालय में छात्रों की संख्या का अनुमान लगाने को कहें। छात्रों की बिल्डिंग ब्लॉक देकर सैकड़ा दहाई, देखिए सैकड़ा दहाई से यहाँ का इस पर लेना देना नहीं है, के रूप में एक संख्या बनाने को कहे। संख्या बनाने संख्या तो समझ की नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ए जो कह रहा है कंचों से भरी एक जार लेकर छात्रों से अनुमान लगाने को कहे कि उसमें कितने कंचे हैं। इस आधार पर बच्चे क्या करेंगे? अनुमान लगाएंगे कि हाँ इसमें इतने हो सकते हैं। वो क्या करें? अनुमान जब लगाएंगे उनके अंदर क्या हो जाएगा? संख्यात्मक समझ क्या होगी? विकसित होगी। तो हमारा ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? सबसे बेटर है, तो यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सर्वाधिक उपयुक्त तरह से दिखाता है कि आपके छात्रों ने अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल विकसित कर लिया? अब देखिए कौशल विकसित अगर हो गया है, कैसे मालूम होगा अनुमान लगाने से? ऑप्शन दिया है, उसको देखते हैं। मनोगत दो संख्याओं को जोड़े और सन्निकट उत्तर दें। नहीं, दो संख्या को जोड़ेंगे तो अनुमान उतना नहीं लग पाएगा। इंच टेप का उपयोग करते हुए एक मेज की लंबाई नापे, वो तो इसमें एग्जैक्ट मालूम अनुमान थोड़ी लगा पाएगा, ये भी नहीं होगा। अगला है पृथ्वी और सूर्य के बीच सन्निकट दूरी का अनुमान, ये लगा सकते हैं लेकिन सन्निकट बहुत नहीं। चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन लेकिन क्या है। आपकी कॉलोनी के बच्चों की लगभग संख्या बताएं। हाँ देखिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो सबसे बेटर हो रहा है। आपकी कॉलोनी के बच्चों की मतलब अपनी कॉलोनी के बच्चों की संख्या अगर बताने को कहा जाए तो बच्चे अनुमान लगा लें, क्योंकि बच्चे कॉलोनी में रहते हैं। कॉलोनी में ज्ञात करें हाँ यहाँ पे 500 होंगे, 1000 होंगे, 2000 होंगे, जैसी उनकी कॉलोनी होगी उस आधार पर वो बता सकते हैं अनुमान लगा करके। तो इस आधार पर वो क्या होंगे, जो भी बताएंगे एग्जैक्ट नहीं तो लेकिन मिलता जुलता तो रहेगा, मतलब अनुमानित तो बता सकते हैं। इस आधार पर क्या अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल विकसित कर सकते हैं। किस आधार पर? अपनी कॉलोनी के बच्चों की लगभग संख्या बताकर। तो हमारा ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? नहीं कहा है दोस्तों। ऑप्टिमाइजेशन, रटकर याद करना, दृश्यीकरण, तुलना। अब देखिए हमारा सीधे से रटकर जो बल देना है रटने पर, वो हमारा एनसीएफ 2005 जो है वो इसे क्या करता है? सरासर मना करता है। अगर कहीं पर भी ऑप्शन रटना से संबंधित आया तो अगर नहीं कहा सीधे सीधे क्या करेंगे? उसको टिक कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। एक मिनट, कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? रटकर याद करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्री जावेद गुणजों की अवधारणा कक्षा में आरंभ कर रहे हैं। उन्होंने 3 शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाई है। वो एक क्या नाम है? गणितीय क्या नाम है? शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाए हैं। उस आधार पर देखिए कौन सी, इसको हम लोग अरेंज करना है। देखिए क्या करते हैं। पहला नंबर है श्यामपट पर 2 के गुणज लिखिए। 2 के गुणज मतलब 2 का पहाड़ लिख सकते हैं और उन्हें वास्तविक जीवन के उदाहरण से जोड़िए। अगला है स्पष्ट करें कि किसी संख्या अंक का समपलाव गिनती स्किप काउंटिंग से गुणज बनते हैं। अगला है 2 रुपए के अनेक सिक्के ले और 1 सिक्के, 2 सिक्के और 3 सिक्के आदि के ढेर बनाए। मतलब 2 रुपए के अनेक सिक्के ले लें, उससे क्या करें? अनेक ढेर बनाए। तो यही हमारा क्या होगा? पहला ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या हो जाएगा? वो लिखने को बोलेंगे, वास्तविक जीवन से जोड़ने की बात करें, दूसरा ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है? स्किप काउंटिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? नहीं दोस्तों, गतिविधियों की योजना बनाई गई है ना, तो पहले स्पष्ट करना है। क्या करना है? स्पष्ट करना है। पहला आप देखिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा स्पष्ट करें कि संख्या कौन सी संख्या है। देखिए पहला हमारा ऑप्शन जो होगा ये होगा, ठीक है। पहले तो ये करेंगे 2 रुपए के सिक्के और 2 रुपए का, सॉरी ये भी देखो 2 रुपए के सिक्के पहला करेंगे, ये होगा हमारा पहला, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा उसकी दूसरी संख्या करेंगे, उसके बाद फिर ये करेंगे। तो इस आधार पर हमारा आंसर क्या हो रहा है? 3 2 1। 3 2 1 हमारा किस ऑप्शन में है? 3 2 1 ऑप्शन हमारा डी में है। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्षेत्रफल की अवधारणा को पढ़ाने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त है? क्षेत्रफल की अवधारणा बताना है। छात्रों को द्विविमीय आकारों को अध्यारोपित करने और मापों की तुलना करने के लिए कहना। छात्रों से विभिन्न आकारों का परिमाप ज्ञात करने के लिए कहना।
छात्रों को द्विमीय आकार के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने के लिए कहना। अब देखिए हमारा ऑप्शन जो ए है वो क्या कह रहा है, छात्रों से द्विमीय आकार अध्यारोपित करने और मापों की तुलना करने। देखिए जब बच्चे 2D शेप की जो होंगे उसकी जानकारी रख लेंगे कि हमारा क्या होता है, क्या नाम है, आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, जब उनका आकार बना लेंगे उनके समझ स्पष्ट हो जाएगी। ये हमारा जो 2D होता है वो क्या होता है, प्लेन शेप होता है। जब उन्हें प्लेन शेप की जानकारी हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, आसानी से उनके बीच में तुलना कर लेंगे कि ये हमारा क्या होगा, स्क्वायर होगा, ये रेक्टेंगल होगा, ये ट्रायंगल होगा। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सबसे बेटर है, यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, दो पूर्ण संख्याओं का योग, दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्णांक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं का यह गुणधर्म क्या कहलाता है, संवरक नियम, वितरण नियम, क्रम विनिमय या साचर। देखिए नियम हमारे संवरक, क्रम विनिमय और साचर नियम, वितरण नियम ये सब होते हैं। अब उसमें क्या कहा है, दो पूर्ण संख्याओं का योग, जैसे क्या है 2 + 3, ये क्या है, हमारी दो पूर्ण संख्याएं हैं, इसका जो उत्तर आएगा वो भी क्या होगा, एक पूर्णांक पूर्ण संख्या ही होगा। तो हमारा ऑप्शन ये किसके आधार पर हो रहा है, संवरक नियम के, ये होगा A + B के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, संवरक नियम हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण की संकीर्ण उद्देश्य संख्याएं एवं संख्या अवधारणा सिखाना और उच्चतर उद्देश्य मापन सिखाना है। गणित शिक्षण की संकीर्ण उद्देश्य, गणित का उद्देश्य पूछ रहा है, परिशुद्ध परिकलन पढ़ाना और उच्चतर उद्देश्य कलन कैलकुलस पढ़ाना है। गणित शिक्षण की संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य समस्या समाधान का कौशल विकसित करना। हाँ ये हो सकता है। गणित शिक्षण की संकीर्ण उद्देश्य गणितीय भाषा को विकसित करना, गणितीय भाषा को विकसित करना, और ये तो नहीं होगा। ये भी देखिए क्या है, संख्या अवधारणा सिखाना, उच्चतर, ये भी देखिए बहुत हद तक नहीं है। उद्देश्य परिशुद्ध परिकलन पढ़ाना और उच्चतर उद्देश्य कैलकुलस पढ़ाना है, देखिए ये भी नहीं सही होगा। हमारा देखिए सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, गणित शिक्षण की संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य समस्या समाधान का कौशल। मतलब अगर कोई समस्या आ रही है उसका समाधान कैसे करेंगे उसे सीखेंगे, तो यही सबसे बेस्ट क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, गणित कक्षा में पर बल होना चाहिए, डैश है वहां पे बल होना चाहिए, किसमें, केवल गणितीय विषय वस्तु, गणितीय प्रक्रिया एवं तर्क, गणितीय समस्याएं हल करने, मानक गतिविधि कलन विधियों की प्रक्रियाओं पर। अब देखिए यहाँ पे केवल लिखा हुआ तो ये सीधे कैंसिल हो जाएगा। गणितीय समस्याएं हल करने पर बल, सिर्फ केवल यही नहीं होगा, उसमें और भी समस्या तो हो सकती है लेकिन इसके अंतर्गत और भी चीजें आएंगी। आगे है मानक गणितीय कलन विधियों एवं प्रक्रिया, देखिए ये भी क्या होगा, नहीं सही होगा। अब देखिए सही आंसर क्या होगा, गणितीय प्रक्रिया एवं तर्क पर बल होना चाहिए। मतलब गणितीय प्रक्रिया कैसे करना है, थ्रू द स्टेप, उसके अलावा किस आधार पर तर्क करना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वही सबसे बेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक कक्षा में अधिकांश छात्र कहते हैं कि 360 + 55 होता है, मतलब 360 + 55 3115 होता है। इस भ्रांति को दूर करने के लिए कौन सी अवधारणा को दोहराना सबसे उपयुक्त होगा। अब देखिए बच्चे ये कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, लेकिन कैसे सही कर सकते हैं। जोड़ने के समय पुनर्समूहीकरण, सीधी गिनती, 3 अंक की समस्याओं का जोड़ योग, एकाकी संगति। अब देखिए यहां पर क्या करना है बच्चों को, जोड़ने के समय पुनर्समूहीकरण, जैसे क्या होता है 7 3 10, 10 के 0 हासिल कितना बचेगा 1, इस आधार पर जब करेंगे तो उनके अंदर क्या होगा, पुनर्समूहीकरण, वो क्या करें, दोबारा उसको समूह बना करके जोड़ सकेंगे। तो हमारा इस आधार पर करते हैं 5 6 5 11, यहाँ पे करते हैं 6 5 11 के 1 हासिल बचेगा 1, तब 3 और 1 मिला के हो जाएगा 4। तो इस आधार पर क्या होगा, जोड़ने के समय उनको क्या सिखाया जाए, पुनर्समूहीकरण। अगर ये अवधारणा उनके अंदर विकसित कर दी जाएगी तो वो गलतियां जो कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। गणित एक ऐसा विषय है जो अधिकांश अमूर्त अवधारणाओं से बना है। गणितीय समस्याओं के समाधान पर पहुंचने का सिर्फ एक सही तरीका होता है। जो लोग पढ़ या लिख नहीं सकते उन्हें भी गणितीय ज्ञान होता है। हाँ, जो लोग पढ़े लिखे नहीं उनको भी क्या होता है, गणितीय ज्ञान होता है, जोड़ना घटाना तो उनको आता ही रहता है व्यवहारिक रूप से।
ऑप्शन डी है गणित का अधिकांश उपशाखाओं में अंतर संबंध होता है। ये संबंध तो होता है। गणित एक ऐसा विषय है जो अधिकांश अमूर्त संबंध, ये भी सही है। देखिए ए सी डी सही है। बी देखते हैं गणित समस्याओं के समाधान पर पहुंचने का सिर्फ एक यही तरीका है, नहीं। तो हमारा ऑप्शन जो बी है वही क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा तो यह बी क्या हो जाएगा, सही होगा। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका नाम ज्यामिति विकास के एक मॉडल से जुड़ा हुआ है जो बच्चों के ज्यामिति तर्क के स्तरों का वर्णन करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने इनका क्या नाम है सिद्धांत, वो जो ज्यामिति था, ज्यामिति तर्क था, इनका जो स्तर था, 5 स्तर था, उसको हम लोगों ने पढ़ा था। उसके आधार पर अभी पिछले क्लास में भी हम लोग जो क्वेश्चन आए हुए थे उसको अरेंज करना था, वो भी किया गया था। अभी इस आधार पर आपको बताना है जीन पियाजे, माइकल कॉल, वैन हेले, बीएफ स्किनर। अब देखिए जीन पियाजे जो है वो सीडीपी में है, वो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया हुआ है। माइकल वॉन भी क्या है, माइकल कॉल जो है ये भी क्या है, एक मनोवैज्ञानिक है। वैन हेले, इन्होंने ही ज्यामिति तर्क के स्तरों का वर्णन किया है। तो हमारा ऑप्शन जो है वैन हिले, यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर ने क्या दी है, इन्होंने दिया अधिगम में थ्योरी दी है, आरएस थ्योरी दी हुई है। तो इस आधार पर ये देखिए ये सब एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास जो थी वो कंप्लीट होती है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारा साथ देते रहिए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, क्योंकि हमारे जितने भी टीचर्स हैं सभी बहुत अच्छे से क्वेश्चन को करा रहे हैं, एनालाइज करा रहे हैं। आप सभी क्लासेस को देखते रहिए, और क्वेश्चन जो हो रहा है हमारे सब रिपीट हो रहा है, और वही सब क्वेश्चन आएंगे ही। तो हमारा साथ देते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।